हाँ जी, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग बाइनोमियल के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। ऑल राइट, देखिए ध्यान से। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 28। ठीक है, इसके एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 28 दिए हुए हैं। ऑल राइट, फाइन। तो मुझे इसके जो भी टर्म्स होंगे ना, उन सबके कॉफिशिएंट्स का सम निकालना है मुझे। बहुत ही आसान सा मेथड होता है, इसको याद रखिएगा कि कभी भी अगर तीन टर्म्स आपको दिया हो, तीन टर्म आपको दिया हो, ठीक है, और उसकी पावर कुछ भी है, एन है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म होगा ना, नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला ये होता है n+1 इंटू n+2 डिवाइड बाई 2। ऑल राइट, याद रहेगा? ठीक है, ओके ओके। तो कोई भी अगर किसी भी एक्सपेंशन में अगर अंदर तीन टर्म्स हैं, तो उसमें नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला होता है n+1 इंटू n+2/2। ऑल राइट, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, और ये मुझे दिया हुआ कितना है? दिस इज गिवन टू बी एज 28। तो कहना ही से यहां से n+1 इंटू n+2 की वैल्यू क्या होगी? 56 होगी। अच्छा, अब मैं n+1 इंटू n+2, 56 को मैं कह सकता हूँ 7 इंटू 8, कैन आई राइट इट? और 7 को मैं कह सकता हूँ 6+1, 8 को कह सकता हूँ 6+2। कंपेयर कर लो, n की वैल्यू 6 आ गई। वंशिका, इज इट ओके? यस सर। तो n की वैल्यू 6 आ गया, ठीक है, मतलब पावर इसमें 6 है। अब सम ऑफ कॉफिशिएंट्स का फॉर्मूला ये होता है, ध्यान से सुनना। सम ऑफ कॉफिशिएंट्स, ठीक है, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स का फॉर्मूला होता है, ये तीन टर्म्स के तीनों के कॉफिशिएंट को सेम ऑर्डर में लिख दो। ठीक है, पहला टर्म क्या है? 1 है। दूसरा टर्म क्या है? -2 है। तीसरे का कॉफिशिएंट क्या है? +4 है। और इसकी पावर n कर दो। ठीक है, दिस इज व्हाट द सम ऑफ द कॉफिशिएंट्स। ऑल राइट, ठीक है, ये सारे ट्रिक फॉर्मूले हैं डायरेक्ट कि सम ऑफ कॉफिशिएंट्स क्या होता है। जस्ट आप सारे कॉफिशिएंट्स को ऐड कर दो, सेम मैनर में लिख दो आप, उसकी पावर n कर लो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाता है 3 की पावर n इज 6। ठीक है, 3 की पावर 6 इज योर आंसर। ऑल राइट, so the answer would be 729 is the sum of coefficient. Is it clear to all of you? हाँ जी, यस सर। ऑल राइट, सो कीप द स्क्रीनशॉट, थोड़ा सा रफ्तार में जाएंगे। ठीक है, वंशिका समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। हाँ, बाइनोमियल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ये काफी स्कोरिंग होता है जेई पर्पज से। ठीक है, किसी भी एग्जाम में काफी स्कोरिंग होता है। मतलब 11th क्लास के कुछ ही टॉपिक्स होते हैं जो स्कोरिंग होते हैं, वरना बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं बहुत परेशान करते हैं। ठीक है, बट परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड बाइनोमियल काफी स्कोरिंग है फॉर ऑल द एग्जाम्स। ठीक है, ऑल राइट, सो सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कहा जा रहा है फाइंड द सम ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ दिस। ऑल राइट, ठीक है, फाइंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर्स, जितने भी इंटीग्रल पावर वाले एक्स के इंटीग्रल पावर वाले टर्म है ना, इंटीग्रल इंटीग्रल पावर वाले का मतलब क्या हुआ? एक्स के होल पावर्स। ठीक है, सो एक्स के होल पावर्स वाले जितने भी टर्म्स हैं, उन सबके कोएफिशिएंट का सम निकालना है मुझे। ठीक है, तो पहले वो टर्म्स लिख दूं मैं। ऑल राइट, तो अगर मैं इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखूं, अगर मैं इस एक्सपेंशन का जनरल टर्म लिखता हूं, ठीक है, तो जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा? यही होगा ना, 50 CR 1 की पावर वॉट एवर एंड -2√x के दी पावर सिंपली r। ऑल राइट, है ना? अब x की पावर इंटीजर कब होगी? ठीक है, ऑब्वियसली जब x की पावर फॉर इंटीग्रल पावर ऑफ x, कैन आई से फॉर इंटीग्रल पावर्स ऑफ x, r की वैल्यू मस्ट बी कुछ ऐसी होनी चाहिए, इधर 0 होना चाहिए, या 2 होना चाहिए, या 4 होना चाहिए,
या 6 होना चाहिए, है कि नहीं है? ऐसा ही होना चाहिए ना? क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। आर की वैल्यू जब ये वाले, क्योंकि आर की वैल्यू अगर 1 या 3 हो गया तब तो इंटीजर नहीं आएगा वो। क्लियर है? एक्स की पावर इंटीजर नहीं आएगी। सो फॉर इंटीग्रल पावर्स ऑफ एक्स, ठीक है, आर मस्ट बी 0 2 4 6 ऑन 50। ऑल राइट, क्लियर है? ठीक है। अच्छा, तो डाल दो सारी वैल्यूज। जब मैं आर की वैल्यू 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? 50 C0। ध्यान से देखना। तो सम ऑफ कॉफिशिएंट्स क्या हो जाएगा अगर मैं निकालता हूं? सम ऑफ कॉफिशिएंट्स, सम ऑफ, समझना ध्यान से, सम ऑफ कॉफिशिएंट्स ऑफ इंटीग्रल पावर ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? तो जब मैं आर की वैल्यू 0 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? कॉफिशिएंट यही होगा ना, 50 C0 एंड -2 की पावर 0, सिंपली, विच वी कैन राइट इट एज 2 की पावर 0। ऑल राइट, कैन आई से इट? ठीक है। अगला टर्म, सॉरी, 50 C0। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 50 C2 और -2 की पावर 2, जिसको मैं कह सकता हूं सिंपली 2 की पावर 2, क्योंकि माइनस की पावर 2 तो प्लस ही होगा। देन 4 डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 50 C4, ठीक है, -2 की पावर 4, दैट इज सिंपली 2 की पावर 4, प्लस सो ऑन सो ऑन सो ऑन, लास्ट में 50 C50 और 2 की पावर 50। इसमें कोई समस्या है किसी को? कोई भी प्रॉब्लम यहां तक? हाँ जी, यहां तक कोई भी दिक्कत? वंशिका, पलाश, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? नो सर। पक्का ना? मतलब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, बेसिकली इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए इसकी वैल्यू कैसे निकालता हूं। एक चीज इमेजिन करो, कंसीडर, इस चीज को इमेजिन करना, ठीक है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 1 + 2 की पावर 50 क्या होगा, तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे ना, 50 C0, ठीक है, 2 की पावर 0, प्लस 50 C1, 2 की पावर 1, प्लस 50 C2, ऑल राइट, 50 C2 एंड 2 की पावर 2, प्लस 50 C3 एंड 2 की पावर 3, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, लास्ट में 50 C50, 2 की पावर 50। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। ठीक है, ऑल राइट, क्लियर है? अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं, 1 - 2 की पावर 50 क्या होगा? 1 - 2 की पावर 50 क्या होगा? 50 C0, 2 की पावर 0, माइनस है तो ऑल्टरनेट माइनस आएगा, 50 C1, 2 की पावर 1, प्लस 50 C2, 2 की पावर 2, माइनस 50 C3, 2 की पावर 3, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, लास्ट में 50 C50 एंड 2 की पावर 50। यही होगा ना? यही होगा ना? कोई दिक्कत? दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो। ऐड करोगे तो ये वाला तो मिल जाएगा आपको, 1 + 2 3 की पावर 50, है ना, और ये मिल जाएगा 1 - 2 -1 की पावर 50, सिंपली +1। यहाँ पे ये वाले टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्लियर है? 2 की पावर ऑड पावर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा? 50 C0, 2 की पावर 0 ट्वाइस, ठीक है, सिंपली 50 C2 और 2 की पावर 2 भी 2 बार बचेगा, प्लस सो ऑन, वैसे ही नेक्स्ट वाला 50 C4, 2 की पावर 4, सो ऑन 50 C50 और 2 की पावर 50, यही बचेगा ना मेरे पास? ठीक है, जस्ट 2 को आप डिवाइड में ले लो तो आपको वैल्यूज मिल गया, हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 50 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। और आप ध्यान से देखिए, आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, आपको इसी की वैल्यू निकालनी थी ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? 50 C0 सोन, इसका आंसर होगा हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 50 प्लस 1। बहुत ही बढ़िया सवाल।
ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी, यस सर। वंशिका कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर आया, बट मतलब जैसे ये समझ में नहीं आ रहा कि ये क्वेश्चन है तो इसमें यही प्रोसीजर करना है। ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होगा, है ना, ये चीजें डेवलप होगा धीरे धीरे, ठीक है, ओके सर। डोंट वरी अबाउट इट। बाकी सारा स्टेप समझ में आ गया ना? यस सर। हाँ, तो चीजें धीरे धीरे डेवलप अपने आप हो जाएगा जैसे ही आप प्रैक्टिस करते रहोगे, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, देखिएगा, मुझे इसकी वैल्यू बतानी है। कहा जा रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इसमें देखने में लग रहा है कि बहुत ही भयंकर सा टर्म है ना, लग रहा है ना ऐसा? बट हर क्वेश्चन में एक, मतलब ये समझिएगा, जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना, वो सारा एलिमेंट्री सवाल ही होता है। मतलब कोई एलिमेंट्री सा कॉन्सेप्ट उसमें लग रहा है, जो कि अगर आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं फिर, ठीक है। तो मैं पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई करता हूं, देखना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक्स प्लस वन लिख दिया मैंने, ठीक है, एक्स प्लस वन लिख दिया मैंने। और इसको हमने क्या किया, एक्स की पावर 1/3 का होल स्क्वायर कह सकता हूं इसको, है ना, ठीक है। माइनस इसको मैं एक्स की पावर 1/3 इंटू वन कह सकता हूं, और प्लस वन का होल स्क्वायर कह सकता हूं, ठीक है। कोई दिक्कत? अब इसको किया क्या, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एक टर्म से, किससे, एक्स की पावर 1/3 प्लस वन से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर भी कर दिया एक्स की पावर 1/3 प्लस वन से मल्टीप्लाई। कर सकता हूं ऐसे या नहीं? ये पहले वाले टर्म की बात कह रहा हूं, ठीक है। कह सकते हैं इसको हम ऐसे, क्या कहते हो बताओ? कह सकता हूं ना ऐसे? यस सर। ऑल राइट, सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो सेकेंड टर्म में एक्स माइनस वन है। सेकेंड टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे दिया हुआ है एक्स माइनस वन, तो ऊपर वाला तो एक्स माइनस वन हो गया। नीचे वाले में से मैं एक्स की पावर हाफ कॉमन ले लूं, एक्स की पावर हाफ कॉमन ले लूं, तो क्या बचेगा मेरे पास, एक्स की पावर हाफ माइनस वन बच जाएगा, यही बचेगा ना, ठीक है। और इवन एक्स माइनस वन को मैं ऐसे कह सकता हूं कि एक्स की पावर हाफ माइनस वन इंटू एक्स की पावर हाफ प्लस वन, ऐसे कह सकता हूं मैं या नहीं इसको, और इसकी पावर 10। कोई दिक्कत है किसी को, बता दो, यहां तो कोई प्रॉब्लम? देखो ऊपर में a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस वन ही हो जाएगा ना, है ना वंशिका? यस सर। पलाश सही है। यस। तो ये एक्स की पावर हाफ माइनस वन तो कैंसिल आउट हो गया सीधा। अच्छा, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास, यहाँ पे बच जाता है हमारे पास एक्स प्लस वन इंटू एक्स की पावर 1/3 प्लस वन। और नीचे अगर देखा जाए तो फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ऑल राइट, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे हमारे पास। सही है। और यहाँ पे बच गया हमारे पास सिंपली एक्स की पावर हाफ प्लस वन अपॉन एक्स की पावर हाफ, और इसकी पावर 10। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, ये तो सिंपली हमारे पास हो जाएगा
ये हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3 की पावर 3, x ही बचेगा ये, ठीक है। और x प्लस 1 जो बचेगा इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यू आर सिंपली लेफ्ट विद x की पावर 1/3 प्लस 1, ठीक है, x की पावर 1/3 प्लस 1, राइट, ठीक है। और यहाँ पे मुझे मिल जाता है, सिंपली इसको डिवाइड कर दो सेपरेट, तो 1 प्लस 1/x की पावर हाफ, यानी x की पावर माइनस हाफ हो जाएगा, और इसकी पावर 10, -1 प्लस 1 कैंसिल आउट, सो विल गेट x की पावर 1/3, ठीक है, माइनस x की पावर -1/2, और इसकी पावर 10। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी समस्या? तो मैंने उस वाले टर्म को, जो इतना कॉम्प्लेक्स टर्म मुझे दिया हुआ था, हमने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख दिया है। ऑल राइट, ठीक है। यस सर। चलिए, तो ये इतना छोटा सा आ गया, अब तो इसके बाद हम कर सकते हैं। अब मुझे इसका निकालना है, वी हैव टू फाइंड आउट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो सबसे पहले मैं जनरल टर्म लिख देता हूँ। जनरल टर्म हमारा क्या हो जाएगा, 10 CR, और एक्स की पावर 1/3, एक्स की पावर 1/3, ठीक है, सिंपली इसकी पावर 10 - R, एंड हियर इट वुड बी माइनस ऑफ एक्स की पावर माइनस हाफ और इसकी पावर R। ऐसा ही हो जाएगा ना, जिसको अगर मैं थोड़ा सा तरीके से लिखता हूं तो आई विल गेट 10 CR, और -1 की पावर R को तो हमने आगे कर दिया, और x की पावर मुझे मिल जाएगा 10 - R/3, ठीक है, और ये हो जाएगा x की पावर -R/2। तो मैं पावर्स को ऐड कर सकता हूँ x की, तो 10 - R/3, एंड दिस वुड बी -R/2, ठीक है। सो द एलसीएम वुड बी 6, 20 - 2R - 3R, तो सिंपली आपको मिलेगा 20 - 5R/6। तो मैं सिंपली मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली x की पावर 20 - 5R/6। कैन आई राइट इट? कोई दिक्कत है? चलेगा? ठीक है। यस सर। अब इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए जो एक्स की पावर है वो जीरो ना होना चाहिए, सो एक्स की पावर को जीरो से इक्वेट कर दो, यानी 20 - 5R/6 को हमने जीरो से इक्वेट कर दिया, तो यहाँ से R की वैल्यू मुझे 5 मिल जाएगी, यानी रिक्वायर्ड टर्म क्या होगा, फिफ्थ टर्म, ठीक है। रिक्वायर्ड टर्म वुड बी फिफ्थ टर्म, इसमें डाल दीजिए R की वैल्यू 4, तो विल गेट 10C4 -1 की पावर 4 एंड x की पावर 0, सो विल गेट -1 की पावर तो 1 ही होगा, 10C4 इज योर आंसर, ठीक है। दिस टर्म वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ x, चलेगा? ठीक है। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत है तो बताओ। No, sir. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। घर पे इसको अच्छे से देखते हो ना आप लोग? हाँ, यस सर। चलो सही है, फिर तो देखना, नहीं तो बेहोश हो जाओगे फिर, ठीक है। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर when 8 की पावर 2n - 62 की पावर 2n + 1 इज डिवाइडेड बाय 9। तो ध्यान से देखिएगा, 8 की पावर 2n, ठीक है, -62 के दी पावर 2n + 1, इसको जब हमने डिवाइड किया 9 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो 8 की पावर 2n को मैं ऐसे कह सकता हूं, 8 की पावर 2 की पावर n, और ये हो गया 62 के दी पावर 2n + 1। सो 8 की पावर 2 तो 64 होता है, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया हमारा, दिस इज 64 कैन बी रिटन एज 63 + 1, एंड यहाँ पे 62 कैन बी रिटन एज 63 - 1। कैन आई राइट इट लाइक दिस? ठीक है, ओके, चलेगा। इनफैक्ट मैं इसको मैं 1 + 63 कहता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि पहला वाला टर्म 1 हो जाएगा ना, तो 1 की पावर वट एवर 1 ही रहेगा फिर, ठीक है। ऐसे कह सकता हूँ, चलेगा? कोई दिक्कत है? अब अगर मैं एक्सपैंड करता हूँ इसको, तो ये मुझे क्या मिलेगा, पहला वाला टर्म तो NC0, दूसरा टर्म वुड बी NC1 × 63, नेक्स्ट टर्म वुड बी NC2
इंटू 63 की पावर 2, ठीक है, एंड द नेक्स्ट टर्म वुड बी सो ऑन सो ऑन सो ऑन, ठीक है, सो ऑन सो ऑन। क्लियर है? इस तरीके से लास्ट टर्म आपको मिल जाएगा एन सी एन एंड 63 की पावर एन। ये तो हमने पहले इसको ओपन कर दिया, माइनस अब इसको ओपन करते हैं, तो यूल गेट 2n+1 C0 माइनस 2n+1 C1, ठीक है, 1 सेकेंड, 63, 2n, फर्स्ट टर्म वुड बी 2n+1 C0, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर मैं ऐसे चेंज कर देता हूँ, एक स्टेप में थोड़ा सा इसको चेंज करूंगा अभी, आंसर तो खैर आ जाएगा लेकिन थोड़ी सी समस्या होगी क्योंकि राइटिंग पैटर्न को भी ध्यान में रखना है। सो देखना, ये 63 जो हमने लिखा है इसको, ठीक है, 63 - 1, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ, ये तो ठीक है, 1+63 की पावर n है। अब इस माइनस को मैं अगर अंदर डाल दूंगा, ध्यान से देखना, इस माइनस को मैंने अंदर डाल दिया तो बाहर प्लस हो जाएगा, और अंदर में 1 - 63 की पावर 2n+1 कह सकता हूँ, क्योंकि आपको पता है माइनस अंदर जाएगा तो माइनस की पावर 2n+1 बन जाएगा, विच इज सिंपली नेगेटिव। है कि नहीं है? कोई दिक्कत है? समझ रहे हो ना? यस सर। तो ऐसे हम उसको कह सकते हैं बस। तो ये बन जाएगा मेरा 2n+1, मैं थोड़ा सा पैटर्न एक रखना चाह रहा था, C0 एंड 63 की पावर तो जीरो ही रहेगा, ठीक है, छोड़ दो, -2n+1 C1 इंटू 63 प्लस 2n+1 C2 इंटू 63 माइनस सो ऑन लास्ट में आपका सिंपली हो जाएगा, लास्ट वाला टर्म 2n+1 Cn, ठीक है, C2n+1 एंड दिस इज 63 की पावर 2n+1, इवन -63 की पावर 2n+1, ठीक है। तो देखिए ध्यान से क्या हो गया फिर, NC0 तो 1 होता है, NC0 क्या होता है, 1 होता है ना, और यहाँ पे भी 2n+1 C0 1 हो गया, तो इन दोनों में से मैं 1+1 को एक साथ ऐड करके 2 लिख दूं आगे, इन दोनों को हमने एक साथ ऐड कर दिया तो ये 2 हमने आगे कर दिया, कोई दिक्कत है? चलेगा? हाँ जी, एनी प्रॉब्लम? ठीक है। और इनको ध्यान से देखना, इन सब में 63, इन सब में 63 है ना, इन सब में 63 है ना, देखो जितने भी टर्म बचे हुए सब में 63 है, तो सब में से मैंने 63 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा मेरे पास, NC1, यहाँ पे बच गया NC2 इंटू एक 63 बच जाएगा, सो ऑन सो ऑन सो ऑन, यहाँ पे लास्ट में हो गया NCn इंटू 63 की पावर n-1, ठीक है। इन सब की बात करें हमारे पास तो बच जाता है -2n+1 C1, 63 तो बाहर आ चुका है, प्लस 2n+1 C2, 63 की पावर 2 था यहाँ पे, ठीक है, तो एक 63 बाहर आ गया, सो ऑन। तो आप ध्यान से देखिएगा, इन सभी टर्म में से अगर देखा जाए तो 63 कॉमन है इनमें से, और 63 तो ऑब्वियसली 9 से कट जाएगा, ये वाला पार्ट 9 से कट जाएगा, तो कहना ही से कि जब मैं इस नंबर को 9 से डिवाइड करूंगा तो ये वाला पार्ट तो पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 2 ही बचेगा ना। क्लियर है? रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 ही बचेगा ना, ठीक है। ये पूरा पार्ट 69 से सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा 63 की वजह से, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या बच रहा है हमारे पास, रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या होगा, रिक्वायर्ड रिमाइंडर वुड बी 2। इज इट ओके और नॉट? क्या कहते हो? एक बार समझ लो ध्यान से इसको, समझिए इसको ध्यान से।
सो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसके बाइनोमियल एक्सपेंशन में फिफ्थ टर्म एंड सिक्स टर्म जीरो है हमारे पास, ठीक है। फिफ्थ टर्म भी जीरो है, अच्छा सॉरी, सम ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स टर्म जीरो है हमारे पास, ठीक है। तो मुझे ए और बी की, ए अपॉन बी की वैल्यू निकालनी है। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा हमारा, एन सी फोर ए की पावर एन माइनस फोर एंड माइनस बी की पावर फोर, यही होगा ना। एंड सिक्स टर्म क्या होगा, एन सी फाइव, ठीक है, एन सी फाइव ए की पावर एन माइनस फाइव एंड माइनस बी की पावर फाइव। इसकी वैल्यू सिंपली मुझे दिया हुआ है, दिस इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत है यहां तक? तो ये बन जाता है हमारे पास एन सी फोर, ठीक है। एन सी फोर को छोड़ देते हैं हम। अगर हम एन सी फोर को फिलहाल ऐसे कह देते हैं, वन सेकेंड, एन सी फोर को अगर मैं कह देता हूं एन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल और एन माइनस फोर फैक्टोरियल, और ए की पावर एन माइनस फोर को मैं कह सकता हूं, और ठीक है, ए की पावर एन माइनस फोर ही छोड़ दिया, और माइनस बी की पावर फोर तो क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस हो जाएगा ये, ठीक है। माइनस की पावर तो सिंपली विल गेट बी की पावर फोर। यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस की पावर फाइव माइनस हो जाएगा, एंड एन सी फाइव इज एन फैक्टोरियल अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड एन माइनस फाइव फैक्टोरियल, ऑल राइट। ए की पावर एन माइनस फाइव कैन बी रिटन एज ए की पावर एन माइनस फोर, ठीक है। इसको हम ए की पावर एन माइनस फाइव ही छोड़ देते हैं, ठीक है। इसको चेंज कर देता हूं मैं, एन माइनस फोर को कह सकता हूँ एन माइनस फाइव और इंटू ए की पावर वन, ऐसे कह सकता हूं मैं एन माइनस फोर को। तो इसको मैंने ऐसे छोड़ दिया, और यहाँ पे हमारा हो गया बी की पावर फाइव, दिस इज इक्वल टू जीरो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस की वजह से साइड चेंज हो गया इसका, तो विल गेट एन फैक्टोरियल अपॉन फोर फैक्टोरियल एंड एन माइनस फोर फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, एन माइनस फोर फैक्टोरियल को चलो ठीक है ऐसे ही छोड़ दिया हमने, और दिस इज ए की पावर एन माइनस फाइव, ए की पावर वन एंड बी की पावर फोर, दिस इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई फाइव फैक्टोरियल, वन सेकेंड, n factorial divide by 5 factorial n minus 5 factorial into a की पावर n minus 5 and b की पावर 5, ऑल राइट। सो यहाँ पे देखा जाए तो b की पावर 4 कैंसिल्ड आउट हो गया, एक b बच जाता है, a की पावर n माइनस 5 कैंसिल्ड आउट हो गया, n फैक्टोरियल कैंसिल्ड आउट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास बचा हुआ क्या है यहाँ पे, ऊपर a बचा हुआ है, नीचे 4 फैक्टोरियल, एंड n माइनस 4 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे मेरे पास बच जाता है सिंपली एक b बचा हुआ है, नीचे 5 फैक्टोरियल विच कैन बी रिटन एज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, एंड दिस इज n माइनस 5 फैक्टोरियल, n माइनस 5 फैक्टोरियल कैंसिल्ड आउट, 4 फैक्टोरियल कैंसिल्ड आउट, ठीक है। तो सिंपली हमारे पास वैल्यूज क्या आ जाती है, मुझे निकालना है a अपॉन b की वैल्यू, ठीक है। सो वी आर लेफ्ट विद a अपॉन n माइनस 4, दिस इज इक्वल टू b अपॉन 5, सो बेसिकली a अपॉन b इज इक्वल टू n माइनस 4 अपॉन 5, ऑल राइट, ठीक है। एनी प्रॉब्लम? हाँ जी, कोई दिक्कत? सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, हमसे कहा जा रहा है फाइंड द पॉजिटिव इंटीजर जस्ट ग्रेटर देन दिस, इससे जस्ट बड़ा इंटीजर बताइए कौन सा होगा, ठीक है। इससे जस्ट बड़ा इंटीजर,
तो इसके लिए तो एक तो मेरे पास शॉर्टकट तरीका है कि जैसे अगर देखा जाए तो इसकी वैल्यू यही हो रही है ना, दिस इज 1+1/10,000 और इसकी पावर 10,000। ठीक है, क्लियर यही है ना? तो एक पॉइंट याद रखना, एक पॉइंट ये होता है कि जैसे 1+1/n के दी पावर n, इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। समझ रहे हो ना? इसकी वैल्यू हमेशा 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। ऑल राइट, क्लियर है? ओके, तो यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी वो 3 से कम ही होगी, तो इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा? पॉजिटिव इंटीजर 3 हो जाएगा। है कि नहीं, ये बताओ? इसकी वैल्यू 3 से छोटी होगी ना, तो इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर कौन सा होगा? 3 ही होगा ना। एम आई करेक्ट और नॉट? हाँ जी, Yes, sir. वंशिका, एम आई राइट? या तो एक तो ये शॉर्टकट यस तरीका सर। था, या तो ये शॉर्टकट तरीका था। आपको अगर लॉन्ग कट भी करना है तो आप जस्ट इसको एक्सपैंड कर दीजिए, a+b की पावर n। सो दिस वुड बी सिंपली, पहला वाला हो जाएगा 10,000 C0, 1 की पावर वॉट एवर, दूसरे वाले की पावर 0, प्लस 10,000 C1, 1 की पावर वॉट एवर। ठीक है, 1 की पावर वॉट एवर, दूसरे वाले की पावर 1, तो दिस वुड बी 0.001 प्लस सो ऑन, ऐसे ही आता जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा 1 हो गया। दिस वुड बी 10,000। क्लियर है? 10,000 इंटू 1 बाई, सिंपली ये भी आपको 1 ही मिलेगा, प्लस सो ऑन। ठीक है, तो कहने का मतलब जो ये है कि आपको विल गेट बेसिकली 1 बाई, एग्जैक्टली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू सारी वैल्यू डेसिमल्स में आती जाएंगी। ठीक है, डेसिमल्स में, तो इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगी। अगर आप चेक कर सकते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग इसकी वैल्यू आएगी, विच इज ऑब्वियसली लेस देन इंटीजर 3। ठीक है, तो इससे जस्ट वाला बड़ा वाला इंटीजर कौन सा होगा? 3 होगा। दैट्स इट। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहिए वैसे, जैसी आपकी श्रद्धा है वैसे कर लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, सही है ना? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ जी, r and n are positive integers and coefficient of r plus 2th term and 3r term। बस इसके एक्सपेंशन में r प्लस 2th टर्म और 3rth टर्म का एक्सपेंशन जो है, मतलब जो कॉफिशिएंट है वो इक्वल है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा ये आप खुद निकालेंगे। ठीक है, क्लियर है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। फाइन, दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस। चलेगा ना? डाउट होगा तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। Question number 8. Exactly. If the sum of the coefficients in the expansion is 4096, find the greatest. Exactly. Sum of the coefficients in the expansion मुझे दिया हुआ है 4096। ग्रेटेस्ट coefficient कौन सा होगा? कोई बता सकते हैं आप लोग? Sum of the coefficients मुझे दिया हुआ है 4096, तो सबसे, तो अभी बताया मैंने आप लोगों को, ध्यान से देखो, अभी मैंने बताया ना आपको एक चीज, कि किसी भी एक्सपेंशन में जो कॉफिशिएंट्स का सम क्या होता है, ये जो भी इन टर्म्स के कॉफिशिएंट है उसको आप लिख लो। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो मैंने क्या बताया था? अभी बताया था ना कि जो भी इन टर्म्स के कॉफिशिएंट है उनको लिख लो, और इसकी पावर n, यही होता है सम ऑफ कॉफिशिएंट्स। ठीक है, 3 टर्म होते तो हमने 3 लिखा था, वहां पे 4 होंगे तो 4 लिख लेंगे। ओके, फाइन। सो सिंपली 1+1 के दी पावर n, दिस वुड बी द सम ऑफ कॉफिशिएंट्स, और ये मुझे दिया हुआ है 4096। ऑल राइट, मतलब दिस इज सिंपली 2 की पावर n इक्वल टू 4096, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी। 4096 इज नथिंग बट 2 की पावर 12, मतलब n की वैल्यू 12 आ गई। ऑल राइट, मतलब पावर इसका 12 है,
सबसे बड़ा कॉफिशिएंट हमेशा मिडिल टर्म का होता है। सबसे बड़ा कॉफिशिएंट किसका होता है? मिडिल टर्म का। ठीक है, ऑल राइट। तो ग्रेटेस्ट टर्म इसमें कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट वाला टर्म कौन सा होगा? टर्म वुड बी इक्वल टू मिडिल टर्म। ठीक है, और मिडिल टर्म इसमें कौन सा होगा बता सकते हो पलाश? n की वैल्यू 12 है, तो व्हाट इज द मिडिल टर्म? Sir, सेवेंथ टर्म। ठीक है, yes, sir. और सेवेंथ टर्म हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली सेवेंथ टर्म वुड बी NC6। ठीक है, एंड a की पावर व्हाट? 12 माइनस 6 दैट इज 6, एंड b की पावर 6। सो कॉफिशिएंट क्या दिख रहा है मुझे? 12C6। ठीक है, सो ग्रेटेस्ट कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा? इट्स नथिंग बट सिंपली 12C6। ऑल राइट, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला सवाल, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर p एंड x की पावर q इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस क्या होंगे? इक्वल होंगे। इक्वल भी तो ऑपोजिट साइन, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन जेई में भी आया हुआ है। ठीक है, तो जबकि मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप का पढ़ाया हुआ है, तो आई बिलीव कि आप लोग सिंपली खुद ही निकालना इसके एक्सपेंशन में x की पावर p का कॉफिशिएंट और इसके एक्सपेंशन में x की पावर q का कॉफिशिएंट। ठीक है, एंड चेक कर लीजिएगा वो दोनों क्या है, इक्वल है, ऑपोजिट है क्या नहीं है। ठीक है, सो आई एम श्योर कि इसका आंसर आप लोग निकाल लेंगे। नहीं निकालेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, ऑल राइट। ओके सर। तो स्क्रीनशॉट रख लीजिए, इसको घर पे ट्राई कीजिएगा आप लोग। सो सी द नेक्स्ट वन। हाँ जी, सो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। एक मिनट आप लोगों के लिए मैं आया। देखिए बेटा, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, इंटीग्रल टर्म्स का मुझे सम निकालना है, नंबर निकालना है। ठीक है, सो ध्यान से देखना, इसके एक्सपेंशन में हमारा जनरल टर्म क्या होगा? इसके एक्सपेंशन में हमारा जनरल टर्म क्या होगा? दिस इज नथिंग बट 256 CR एंड √3 की द पावर 250। 1 सेकेंड। हाँ जी, तो √3 की दी पावर 256 माइनस आर यही हो जाएगा ना, एंड एट्थ रूट ऑफ 5 की दी पावर आर। कोई दिक्कत है किसी को? सो दिस इज 256 CR, तो दिस वुड बी 3 की पावर 256 माइनस आर अपॉन 2, एंड दिस इज 5 की पावर नथिंग बट आर अपॉन 8। कोई दिक्कत है? ठीक है, अच्छा इंटीजर होने के लिए समझ सकते हैं आप, अगर 256 CR तो इंटीजर ही होगा। सुनना मेरी बात को ध्यान से, 256 CR तो हमेशा इंटीजर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 256 CR इज ऑलवेज इंटीजर। ओके, होगा ना? इसकी तो कोई ना कोई वैल्यू ही होगी ना। ठीक है, जैसे आप सपोज 5C2 निकाल दो, इसकी कुछ वैल्यू आती है ना? क्लियर है? सपोज इसकी वैल्यू 10 आती है, तो इंटीजर है ना? ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। Yes, sir. सिमिलरली 12, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा 256 CR तो बिल्कुल इंटीजर ही होगा। 256 CR इज ऑलवेज इंटीजर, कोई इसमें समस्या वाली बात नहीं है। ठीक है, अब रह गया उनकी बात, तो उनमें देखना कि अगर ये जो 3 की पावर है,
3 की पावर फ्रैक्शन में आ गया, दिक्कत हो जाएगी। R/8 भी फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, दिक्कत हो जाएगा। तो R/8 को साफ देख करके साफ साफ समझ में आ रहा है कि R मस्ट भी मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, ठीक है। R मस्ट भी मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए, कोई दिक्कत है? ठीक है, मतलब कि R की वैल्यू जो होगा वो 8 का मल्टीपल होना चाहिए। मतलब R की वैल्यू क्या होना चाहिए? या तो 0 होगा, या 8 होगा, या 16 होगा, ठीक है, या 24 होगा, एंड सो ऑन। जो भी रहेगा 8 का मल्टीपल ही होगा R। फाइन, एनी प्रॉब्लम? और दूसरी बात ये, अगर मैं इसको देखता हूं तो ये वाला हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो गया फिर से फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो 256 माइनस R/2 मस्ट बी पॉजिटिव। क्लियर है? 0 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसका मतलब कि 256 माइनस R जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब R की वैल्यू 256 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है। R की वैल्यू 256 या उससे कम होना चाहिए। और आपको पता है ना, ये जो R की वैल्यू जा रहा है कहां से कहां तक जा रहा है? ये तो जा रहा है 8 इंटू 0, 8 इंटू 0, 8 इंटू 1, 8 इंटू 2 से लेकर के कहां तक जाएगा? ये 256 तक मैक्सिमम हो सकता है। और 256 होता है 8 इंटू 32, है ना। मतलब कि इसमें R की कितनी वैल्यूज हो रही है बताओ? R की कितनी वैल्यूज हो रही है यहाँ पे? 0 से लेके 32 तक वेरी कर रहा है। यानी कि कहना इससे कि R की वैल्यू R कैन टेक 33 वैल्यूज। Can I say R can take 33 values, 0 to 32? Any problem? इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कि R हमारा 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए और R की वैल्यू 256 या उससे कम भी होना चाहिए। तो 256 या उससे कम R के कितने मल्टीपल हैं? 33 मल्टीपल ही है ना, 8 इंटू 0 से लेके 8 इंटू 32 तक। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं है? नहीं समझ में आया शायद। वंशिकान पलाश, नहीं आया ना? हाँ जी, No, sir. देखो फिर से बताता हूं। सबसे पहली बात देखना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो है इंटीजर। Yes, sir. ये दोनों इंटीजर कब होंगे? ये दोनों इंटीजर तब होंगे जब ये ऊपर वाला R/8 जो है R8 से कट जाए। R8 से कट जाएगा तभी तो इंटीजर होगा ना। Yes, sir. R मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8। वंशिका सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। ये वाला पार्ट तो ये कहता है कि ये इंटीजर पावर, तब ये पावर कुछ भी हो, इंटीग्रल पावर हो। इंटीजर रहेगा तभी तो ना 5 की पावर कुछ भी इंटीजर इंटीजर होगा। क्योंकि 5 की पावर अगर फ्रैक्शन आ गया तब तो इंटीजर होगा नहीं, ठीक है कि नहीं है? यस तो सर। ये 5 की जो पावर है R/8, इट मस्ट बी इंटीजर। और इंटीजर होने के लिए R मस्ट बी 8 का मल्टीपल। तो R 8 का मल्टीपल हो सकता है, तो R क्या क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या 8 हो सकता है, 16, 24 सो ऑन, कहीं तक भी जा सकता है ना। इसमें ये क्लियर है पलाश? Yes, sir. अच्छा, यहाँ पे ये जो 3 की पावर है क्या होना चाहिए? ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो गया तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। अगर 3 की पावर -2 हो गया तो फ्रैक्शन हो जाएगा। तो इंटीजर होने के लिए 3 की पावर मस्ट बी पॉजिटिव। तो यहां से मेरी आती है वैल्यू हमारे पास कि R की वैल्यू 256 या उससे कम होना चाहिए। तो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए नंबर 1 और नंबर 2 को, कि R की वैल्यू 256 या उससे कम भी होना चाहिए और 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 8 का मल्टीपल तो 8 इंटू 0 से 8 इंटू 32 तक ही आ रहा है, क्योंकि 8 इंटू 32 ही होता है हमारा 256 होता है, ठीक है। क्लियर है? Yes, sir. देयर विल बी टोटल, देयर विल बी 33 टर्म्स। ऑल राइट, 33 इंटीग्रल टर्म्स। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. पक्का, या ऐसे ही बोल दिया? Yes, sir. आ गया. वंशिका, यस सर। चलो बहुत ही बढ़िया। तो डन कर लीजिए इसको।